Good evening everyone, this is Pooja and you are watching me on Pavitra Academy YouTube channel. आज हम करने वाले हैं DSSB में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 7/3/2022 में आए हुए शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। शिफ्ट 1 हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस रहेंगे 15 क्वेश्चंस ग्रामर के और 5 क्वेश्चंस है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is choose the word that is opposite in meaning to the given word. Opposite आया है, opposite मतलब कि एंटोनिम बताना है हमें, तो एंटोनिम रहेगा advertence. We have the word advertence. Advertence का आपको opposite बताना है। ठीक है, एडवर्टेंस होता क्या है? एडवर्टेंस होता है अटेंशन, ध्यान। ठीक है, तो हमें इसका उल्टा बताना है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज से रिलेटेड है, तो ये तो इसका उल्टा नहीं है, एंटोनिम नहीं है। ठीक है, आर्टलेसनेस जिसमें आर्ट ना हो, कला ना हो। एडवाइजमेंट, एडवाइजमेंट मतलब सम्मति, किसी चीज को लेकर सहमति। ठीक है, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? ऑब्लिवियसनेस। ऑब्लिवियसनेस का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, एडवर्टेंस मतलब कि अटेंशन, किसी चीज का ध्यान, एडवर्टेंस मतलब किसी चीज का ध्यान, और ध्यान का उल्टा क्या होगा? फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना किसी चीज को। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम एंड फ्रेज। आपको बतानी है ईडियम एंड फ्रेज। ठीक है, और कौन सी हमारी ईडियम एंड फ्रेज? टू जंप द लाइट, लाइट को जंप करना क्या कहते हैं उसे? सिंपल क्वेश्चन है, टू वॉयलेट द ट्रैफिक रूल्स, है ना। ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट करने को ही हम कहते हैं टू जंप द लाइट। लाइट यहाँ पे ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट वर्ड। अब ये है हमारा PQRS वाला क्वेश्चन। PQRS का सबसे इजी जो मेथड रहता है वो रहता है ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, उसके बाद ही आप इजीली इसे कर पाएंगे। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। पॉसिबली द पुअर क्रिएचर, पॉसिबली द पुअर क्रिएचर, पुअर क्रिएचर के बारे में बताया है। अब इसके बाद में हमें ढूंढना है कि इसके बाद में हमारा जो फर्स्ट होगा सेंटेंस वो क्या होगा। सेंटेंस कह लो, क्लोज कह लो, कौन सा होगा। ठीक है, तो हैड बीन ट्रैम्पल्ड बाय एन एलिफेंट, ये तो मुझे लास्ट में लग रहा है। ब्लड थर्स्टी कंपेनियंस एंड, ये भी नहीं लग रहा है। ठीक है, एज अ जेस्चर, ये भी नहीं लग रहा है। अगर हम फर्स्ट वाला ये पढ़ें क्लोज, उसके अकॉर्डिंग मुझे इनमें से नहीं लग रहा है, मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है, आर वाला। ठीक है, पॉसिबली द पुअर क्रिएचर हैड गॉन, हैड गॉन मतलब पास्ट में चल रहा है हमारा ये, हैड गॉन इनटू द जंगल वन डे। वन डे दिया हुआ है, वंस दिया हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जो क्लोज रहेगा ये फर्स्ट ही रहेगा, सबसे पहले आपको उसे ही लेना है। ठीक है, और अगर दैट्स इट हो, दैट्स वाई हो, इन्हें हमें सबसे लास्ट में लेना है। तो सबसे पहले हमने लिया है हैड गॉन इनटू द जंगल वन डे, देन एज अ जेस्चर। ठीक है, एज ए का मतलब होता है जैसे कि, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिडल में ही रहेगा। एज अ जेस्चर टूवर्ड्स हिज है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद में हमें क्या यूज करना है? एक नाउन का यूज करना होगा। तो ब्लड थर्स्टी कंपेनियंस एंड हैड बीन ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है कुचले जाना, वो कुचला गया बाय एन एलिफेंट। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा सही है? R, Q, S और P। ये देखिए, हाँ, R सबसे पहले, उसके बाद Q, S और P। So C is our answer. C will be the answer. Now next question. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement as your answer. तो ये आया हमारे पास improvement वाला, no improvement वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसे। His broken arms is insensible of feelings. ठीक है, अंडरलाइन ये बोल रहे हैं, इसे बोला है ना ऊपर कि ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, तो अंडरलाइन सेगमेंट हमारे पास ये है, इनसेंसिबल ऑफ। इसके प्लेस पे हमें बताना है इनमें से कौन सा है या फिर नो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है,
तो हिज ब्रोक का नाम इज इनसेंसिबल, ऑफ नहीं होता, ये है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का क्या होता है, वो जैसे है वैसे ही आपको करनी पड़ेगी। लाइक वी हैव अ वर्ड अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन टू, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इनमें इसी तरीके से अकॉर्डिंग के साथ टू ही लगेगा, हम इन, ऑफ या फिर कुछ और नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऐसे ही इनसेंसिबल के साथ में हमें लगाना है टू। सो आवर आंसर इज डी, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। अब हमारा क्वेश्चन आया है करेक्टली स्पेल्ड वाला, या फिर कहें मिस स्पेल्ड वर्ड्स वाला क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए कौन सा सही है। टेम्पेस्टस हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। टेम्पेस्टियस ये भी नहीं है। टेम्पेस्टुअस ये या फिर ये हो सकता है, पर टेम्पेस्टुअस में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा UOUS रहता है, ठीक है। जो वर्ड होगा हमारा मतलब कि जो स्पेल्ट वाला वर्ड होगा, करेक्ट जो स्पेलिंग होगी वो होगी UOUS, टेम्पेस्टुअस। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट वर्ड का मतलब होता है तूफान, प्रचंड तूफान, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है जिस जो है करेक्ट मतलब जो स्पेलिंग है वो है टेम्पेस्टुअस। UOUS विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अब एरर वाला क्वेश्चन आया, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ओके। सो इन recent years the practice of using memes to incite divisiveness have rapidly escalated, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई रिसेंट ईयर्स में जो प्रैक्टिस है मीम्स की उसने क्या कर दिया, डिविजिवनेस को बढ़ा दिया है जल्दी से, तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से। तो अब हमें बताना है इसमें कौन सा एरर है। फर्स्ट पार्ट में मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स, फिर उसके बाद कोमा भी, ठीक है, कोमा भी लगाया हुआ है, पंक्चुएशन मार्क भी ठीक है इसमें। द प्रैक्टिस ऑफ ये भी ठीक है। यूजिंग मीम्स टू इंसाइट ये भी ठीक है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें यूज किया, इन्फिनेटिव। नाउ डिविजिवनेस हैव रैपिडली एस्केलेटेड। अब यहाँ पे मुझे एरर लग रहा है थर्ड वाले में। क्या एरर लग रहा है, देखो जब भी एरर ढूंढो तो सबसे पहले हमें देखनी है वर्ब, कि वर्ब सिंगुलर लगी हुई है मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी हुई है या फिर अलग लगी हुई है, ठीक है। और दूसरी बात हमें देखनी है कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में। तो इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, हमें किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो हमें वर्ब भी क्या करनी पड़ेगी, सिंगुलर ही यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हैव यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा हैज, ठीक है। हैव नहीं, हैज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा प्रैक्टिस विच इज सिंगुलर, सो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ओके। नाउ हाँ, आंसर क्या है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word। अब ये है फिलअप्स का क्वेश्चन आया है। a bouquet of red roses, बुके क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगती है वैसे भी। और अगर सेंटेंस को भी देखोगे तो आगे ए दिया हुआ है, ए के साथ तो वैसे सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो सिंगुलर ये तो हो गई प्लूरल, ये तो कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई, ये तीनों ही प्लूरल हैं। सिंगुलर कौन सा है, गिव्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अ बुके ऑफ रेड रोजेज गिव्स अ रिफ्रेशिंग स्मेल इन द मॉर्निंग। चूज द वर्ड दैट मीन्स एज द सेम एज द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है आपको जोवियल का। सबसे आसान क्वेश्चन, जोवियल, जोवियल मतलब जॉय से रिलेटेड है, खुशी, और खुशी से इनमें से कौन सा रिलेटेड है, मैरी। बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी का सिनोनिम क्या है, मैरी है। क्रीपी रेंगने वाले होते हैं, टेम पालतू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। फिर से स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आया मिसस्पेल्ड वर्ड्स का। अब हमें देखना है कि कौन सी सही है। एलिसिट, या तो ये हो सकता है या फिर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, क्योंकि एस वर्ड के साथ कोई एलिसिट वर्ड हम यूज करते ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना कि डबल एल यूज नहीं करना, हमें सिंगल एल वाला एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है प्रकाश में लाना कोई चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस।
सब्स्टिट्यूट मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है हमारे पास। ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉन एट ऑफिशियल सेरेमनीज, क्या कहते हैं जिस ड्रेस पे मेडल्स हो, रिबन्स जिसमें लगे हों और जो पहनी जाती है ऑफिशियल सेरेमनीज में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेगेलिया। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? रेगेलिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the underlying segment in the sentence if no substitution is required। ठीक है, फिर से हमारा आ गया है नो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पे नोट होगा। ठीक है, नॉट ओनली डिड जूली प्लेज गुड शी ऑल्सो सिंग्स परफेक्ट। तो ये जो ग्रामर का क्वेश्चन है ये है कंजंक्शन में से। कंजंक्शन में क्या होता है? पेयरिंग वर्ड्स यूज होते हैं, पेयर यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये वर्ड्स क्या है? पेयरिंग है। मतलब नॉट ओनली के साथ हमेशा आपको बट ऑल्सो का ही पेयर यूज करना होगा। तो यहाँ पे नॉट ओनली तो है पर यहाँ पे सिर्फ ऑल्सो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे बट का। ठीक है, बट यूज होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन? अच्छा, इसमें एक और गलती है, वो क्या है? नॉट ओनली डिड जूली प्लेज। अब देखो यहाँ पे प्लेस दे दिया, मतलब कि जो सेंटेंस है वो किस में चल रहा है? यहाँ पे सिंग्स दे दिया, मतलब सेंटेंस किस में चल रहा है? सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ पे इन्होंने दिया है डिड, जबकि डिड किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? पास्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे दो गलतियां हैं। क्या क्या दो गलतियां हैं? कि एक तो पेयर गलत है कंजंक्शन का, नॉट ओनली बट ऑल्सो आना चाहिए, और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे ये पास्ट टेंस में दे दिया, यहाँ पे आना चाहिए डज। तो इनमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। देखो, नॉट ओनली डज जूली प्लेज गुड बट शी ऑल्सो सिंग्स परफेक्ट, है ना। नॉट ओनली डज, डिड की जगह पे डज लगेगा, जूली प्लेज गुड बट, शी से पहले बट लगेगा, बट शी ऑल्सो। एक और इसमें कंफ्यूजन रहती है कि ये भी हो सकता है ना कि शी बट ऑल्सो, नहीं, पहले बट आएगा फिर सब्जेक्ट उसके बाद ऑल्सो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेयर करना है, ध्यान रखना है इसमें। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। Now next question, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. अब fill in the blank का है ये क्वेश्चन, देखिए एक बार। With two dash motions she pinned him down. दो मोशंस के साथ में, कैसे मोशंस वो हमें बताने हैं। लॉफ्टी मोशंस है, स्वीट मोशंस है, साइलेंट मोशंस है। लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंचा, स्वीट का मतलब आपको पता है, साइलेंट का मतलब आपको पता है, स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेजी से, स्विफ्टली। ठीक है, तो आंसर है हमारा सी वाला, विद टू स्विफ्ट मोशंस शी पिन्ड हिम डाउन। दो तीव्र मोशंस के साथ में उसने उसे पिन डाउन, पिन डाउन मतलब किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, सो आवर आंसर इज सी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अगेन एरर का क्वेश्चन आया हुआ है। The two first chapters will not come in your exams। ठीक है, तो इसमें क्या है? एडजेक्टिव बताना है हमें। ठीक है, एक तरीके से एडजेक्टिव का है, तो आप नाउन का भी कह सकते हैं इसको, नाउन का एरर है ये, या एडजेक्टिव का कह लो। तो इसमें क्या है? एरर है इसमें फर्स्ट वाले में। ठीक है, सबसे पहले वाले में ही एरर है। जब भी आप सेंटेंस को करो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लेना है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद कार्डिनल एडजेक्टिव। सीक्वेंस जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा? पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद कार्डिनल। मतलब जो फर्स्ट है वो यहाँ पे यूज होगा। क्या रहेगा इसका फॉर्मेशन? द फर्स्ट टू चैप्टर्स, द टू फर्स्ट चैप्टर्स नहीं, द फर्स्ट टू चैप्टर्स विल नॉट कम इन योर एग्जाम्स। ठीक है, ध्यान रखना, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। ठीक है, ये जो फर्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, और 1 2 3 4 ये होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of idiom and phrase। अगेन idiom and phrase दिया है एग्जामिनर ने। सो वी हैव टू लूज द ग्राउंड, ग्राउंड को लूज करना मतलब अपना बेस लूज करना, है ना।
आधार ही जिसका लूज हो उसका क्या मतलब है, टू लूज इम्पोर्टेंस। जिसका बेस ही लूज है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, ठीक है। इडियम एंड फ्रेज मुहावरे होते हैं तो ये जैसे होते हैं वैसे ही हमें करने पड़ते हैं। टू लूज द ग्राउंड मतलब टू लूज इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अगेन PQRS वाला क्वेश्चन दिया गया है, चलो देखते हैं। तो पहली बात तो यही है कि हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे, और दूसरी बात क्या है, अब हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट किसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे सही जो सब्जेक्ट है वो लग रहा है रमेश से हम स्टार्ट करते हैं, करके देखते हैं। रमेश पर्सनैलिटी सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों से कुछ अलग करती है उसे, चलो ठीक है करती है। तो आर वाला सबसे पहले कौन से हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, बी और डी। अब इनमें से देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। रमेश की पर्सनैलिटी उसे अलग करती है, फिर हम रमेश की ही बात करेंगे कि रमेश कैसा है, ठीक है। रमेश का कैरेक्टर कैसा है, ही हैज अ मैडनिंग अटेंशन टू डिटेल। मैडनिंग अटेंशन है, हर चीज को बहुत अटेंटिव वे में वो देखता है, डिटेल में देखता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट मैंने बोला था, दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई, ये सब लास्ट में यूज करने हैं। इन कंक्लूजन है ना, ये सब लास्ट में रहेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता। हम इसे उठाते हैं पी वाले को, नथिंग इज टू स्मॉल फॉर हिम टू मिस, दिस इज व्हाट मेक्स हिम अ डिफरेंट गाय। सारा रमेश के बारे में ही बताया है, रमेश को आगे दिखाया है कि किस तरीके का पर्सन है वो। तो हमारा फॉर्मेट क्या बना है इसमें, सबसे पहले हमने आर लिया, फिर क्यू, आर क्यू पी और एस। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नाउ 15 क्वेश्चंस हमने किए हैं ग्रामर के, अब 5 क्वेश्चंस हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को करने का मैं जो करवाती हूँ आसान तरीका वो क्या है कि पहले हमें क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमारे सिनोनिम एंटोनिम होंगे वो तो हम वहीं पे कर लेंगे क्योंकि उनका तो पैसेज से कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। बाकी बचे 2-3 जो क्वेश्चंस रहेंगे जो पैसेज से रिलेटेड रहेंगे उनका हम क्या करेंगे, की पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे कि की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसको उसके देखने के बाद फिर हम चलेंगे पैसेज पे, पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड मीनिंगफुली इन द पैसेज। मतलब इसका बताना है आपको, ब्रॉडन का मीनिंगफुली रिप्लेस कर सके एक तरीके से सिनोनिम बताना है, ठीक है। ब्रॉडन का मतलब क्या होता है, ब्रॉडन चौड़ा है ना, और इसका सिनोनिम क्या होगा, सबड्यू का मतलब तो जीतना होता है, कंडेम मतलब किसी की आलोचना करना, नैरो मतलब कि संकीर्ण छोटी विचारधारा वाला है ना, नैरो। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा सिनोनिम, ऑगमेंट, ब्रॉडन, ऑगमेंट। सो आवर आंसर इज D1. Now next question, according to the given passage which of the following statements is incorrect? Incorrect बतानी है आपको, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं एक बार। The UK has registered its second drop in international students of 0.1% for courses starting in 2012 to 2013। क्या ऐसा है कि यूके ने रजिस्टर किया है सेकेंड ड्रॉप को, ध्यान रखना है, सेकेंड ड्रॉप और कोर्सेज के बारे में बात की है। फिर द ब्रिटिश काउंसिल रिसर्चर्स इंटरव्यूड अ रेंज ऑफ इंडियन एकेडमिक्स एंड हायर एजुकेशन प्रोफेशनल्स। क्या ब्रिटिश काउंसिल के जो रिसर्चर्स हैं उनने इंटरव्यू किया है एक रेंज को इंडियन एकेडमीज की और हायर एजुकेशन प्रोफेशनल्स के, या फिर इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंडियाज हायर एजुकेशन सेक्टर इज हाईली रेगुलेटेड। क्या हाईली रेगुलेटेड है, या फिर इंडियाज टेट्रारी एज पॉपुलेशन विल बी लेस देन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स 2020। तो इस वर्ड को हमें इसमें ध्यान रखना है कि हाँ इससे पूछा गया है, ठीक है। इंटरव्यूड वाले वर्ड को हमें देखना है दिमाग में कि क्या इससे पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल इंडियाज टेट्रारी एज पॉपुलेशन will be the world's largest by 2020, ठीक है। तो अब हम इस वर्ड को माइंड में रखेंगे, टर्शियर एज को हम माइंड में रखेंगे कि वो कौन सी है, 5th है, 4th है, 2nd है या फिर 3rd है, ठीक है।
ये जो पॉपुलेशन है इसे हमें माइंड में रखना है कि कौन सी है, पैसेज में हमें ये मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच कैन नॉट रिप्लेस गिवन वर्ड मीनिंगफुली इन द पैसेज। बल्क, बल्क का मीनिंग बताना है आपको, कैन नॉट, ठीक है, अपोजिट बताना है बल्क का। बल्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। तो प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब घना होता है, बर्डन, बोझ, इसेंस, सार। हैंडफुल का मतलब होता है थोड़ा सा, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, ठीक है। तो बल्क का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, हैंडफुल। दो क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल आइडिया कौन सा है, मेन थीम कौन सी है। इट एक्सप्लेन्स हाउ इन इनकमिंग फ्यूचर इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी एजुकेटिंग ब्रिटिश स्टूडेंट्स, कि कमिंग फ्यूचर में किस तरीके से एजुकेट करेंगे ब्रिटिश स्टूडेंट्स को इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज इट डिस्कसेस हाउ रेडिकल रिफॉर्म्स, रेडिकल रिफॉर्म्स को ध्यान में रखना है, ऑफ इंडिया कैन ओपन द डोर ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज। देन इट प्रोवाइड्स आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू द कांस्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन स्टूडेंट्स इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। क्या कांस्टेंट प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं इस पैसेज में। The given passage highlights few of the ambitious plans of the Indian government, कि ये highlight कर रहा है ambitious plans को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो अब हम चलते हैं पैसेज की तरफ। पढ़ेंगे इसे ध्यान से। यूनिवर्सिटीज आर बीइंग अर्ज्ड टू सीज द अपॉर्चुनिटी of expanding into India where reforms will radically change the country's higher education sector in the next decade। वो क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अर्ज्ड हैं, बहुत ज़्यादा ललायित हैं टू सीज द अपॉर्चुनिटी, कि वो अपॉर्चुनिटी को सीज कर लें, कब्जे में ले लें, ऑफ एक्सपेंडिंग इनटू इंडिया, इंडिया में फैलाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को। विल रेडिकली चेंज, रेडिकली चेंज हमने की पॉइंट देखा था ना, रेडिकली चेंज द कंट्रीज हायर एजुकेशन सेक्टर, कि वो हायर एजुकेशन सेक्टर में अगले 10 सालों में वो चेंज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अपने फॉर्मूला को इंडिया में, ठीक है। फिर है इन अ न्यू रिपोर्ट द ब्रिटिश काउंसिल सेड इंडियाज टर्शियरी एज पॉपुलेशन विल बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट। हमने पढ़ा था ना, ये की पॉइंट को हमने अंडरलाइन किया था कि ये कौन सी एज है, उसमें कौन सा दिया हुआ था हमें, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ देखो 5th 4th 2nd या 3rd, और आंसर क्या रहेगा हमारा 3rd। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पैसेज। हाँ हो गया यहाँ तक। नाउ ambitious government to expand university enrollment from 18% to 30% means India needs to provide 14 extra university places by then। ambitious government है, चाहती है कुछ करना, एक्सपेंड करना यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट को, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 18% से 30% तक। देखो अब हमें ये जो है फैक्ट्स, इनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा ही नहीं गया कुछ भी, तो इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। The report comes after the latest figures on UK university admissions showed the number of Indian students leading to the UK halved in the last 2 years। आधे हो गए हैं पिछले 2 सालों में। The UK has registered its first drop। UK ने क्या किया है, फर्स्ट ड्रॉप को रजिस्टर्ड किया है इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ 1% ऑफ कोर्सेज स्टार्टिंग इन 2012 to 2013। यूनिवर्सिटीज हैव ब्लेम्ड द फॉल ऑन अ रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी। यूनिवर्सिटीज जो फॉल हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स जो नहीं जा रहे हैं, किसको कारण मान रहे हैं, रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी को, कि जो पॉलिसी है इमिग्रेशन की वो बहुत ज़्यादा कठोर है, ठीक है, तो उसको ये मान रहे हैं। पर ऐसा कुछ हमसे क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया। द ब्रिटिश काउंसिल्स रिसर्चर्स, ये था हमारे पास है ना, रिसर्चर्स इंटरव्यूड अ रेंज ऑफ इंडियन एकेडमिक्स एंड हायर एजुकेशन प्रोफेशनल्स फॉर द रिपोर्ट। जो ब्रिटिश काउंसिल की जो रिसर्च है उसने क्या देखा है कि बहुत सारे जो इंडियन एकेडमिक्स और जो हायर एजुकेशन प्रोफेशनल्स हैं उस रिपोर्ट में, मैनी सेड द यूके शुड ब्रॉडन इट्स हॉरिजन्स। तो कई क्या कह रहे हैं, यूके को ब्रॉडन करना चाहिए, थोड़ा फैलाना चाहिए, किसे, इट्स हॉरिजन को, अपने क्षेत्र को, व्हेन कंसीडरिंग वेज टू पार्टनर विद इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अगर उन्हें पार्टनर बनना है इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम्स में, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने वेज को थोड़ा सा ब्रॉडन करना पड़ेगा। ओके,
और रिस्क लूजिंग आउट, या तो ब्रोडन कर लें अपने वेज को या फिर लूज कर दें, रिस्क उठा लें. हिस्टोरिकली वी हैव बीन एबल टू फोर्ज अ डीपर and more substantial relationships with many American universities, said Professor C. Rajkumar, Vice Chancellor of O.P. Jindal Global Universities in India. ये इसका भी कोई लेना देना नहीं है हमारे क्वेश्चंस के साथ में. I have always felt that there is a case for this kind of engagement to be deepened with British universities. तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं हमेशा से ही मैंने फील किया इस केस को, दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट को, ठीक है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में. एट द मोमेंट इंडियाज हायर एजुकेशन सेक्टर इज हाईली रेगुलेटेड, ठीक है, हाईली रेगुलेटेड है, विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेटिंग अप कैंपसेस. कैंपस को सेट करने में हाईली रेस्ट्रिक्टिव है. कौन है? ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज. Until now, much of the research collaboration between the UK and India has been with Tier 1 universities and institutes of national importance. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है, कोलैबोरेशन जितना भी हुआ है यूके और इंडिया के बीच में, टायर 1 में यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स जो हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, थ्रू प्रोग्राम सच एज द यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव. But these top level institutions only represent 2.6% of the students. पर ये जो top level के institutions हैं, ये सिर्फ 2.6% ही students हैं who enroll in India, जो इंडिया में enroll करते हैं, admission लेते हैं, ठीक है. The vast majority come through either private और स्टेट इंस्टीट्यूशन. और ज़्यादा जो बच्चे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो प्राइवेट से या फिर स्टेट इंस्टीट्यूशन से, इन पर्टिकुलर थ्रू अ सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस. ठीक है, मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है वो एफिलिएशन दे देती है कॉलेजेस को करने के लिए. तो ज़्यादातर बच्चे किस में जाना पसंद करते हैं? अपने शहर में ही जो छोटा मोटा कॉलेज होता है जिसको एफिलिएशन मिली होती है उसमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, सो विच आर लिंक्ड टू स्टेट यूनिवर्सिटीज़. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दीज कॉलेजेस हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम. और इनकी कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल. बोला था ना उसमें कांस्टेंट प्रॉब्लम है, पर वहां पे क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रॉब्लम कुछ और बताई थी, पर यहाँ पे क्या बताई है? क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी नहीं है उनमें. ऑल्दो इट हैज स्टेप्ड अप सिंस द गवर्नमेंट मेड एक्रेडिएशन मैंडेटरी इन 2013. जो गवर्नमेंट है उसने 2013 में मैंडेटरी कर दिया है. किसे? एक्रेडिएशन, मतलब एफिलिएशन को मैंडेटरी कर दिया है कि होनी ही चाहिए. द रिपोर्ट रिकमेंड्स यूके यूनिवर्सिटीज वुड डू वेल टू स्टार्ट पार्टनरिंग. रिकमेंड क्या कर दिया है यूके यूनिवर्सिटीज ने? वुड डू वेल टू स्टार्ट पार्टनरिंग विद दीज स्टेट इंस्टीट्यूशंस. अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं इनके साथ हम पार्टनरिंग करेंगे और अच्छे से करेंगे. ठीक है, विच एजुकेट द बल्क ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, जो कि इंडियन बल्क में इंडियन स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे. ये क्वेश्चन हमारा हो गया था. हाँ, ये देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट कौन सी है? ठीक है, अब देखो यूके हैज रजिस्टर्ड इज सेकेंड ड्रॉप, जबकि क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है? देखो हाँ, ये देखो फर्स्ट ड्रॉप, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकेंड ड्रॉप, और यहाँ पैसेज में दिया हुआ है फर्स्ट ड्रॉप. तो हमारा आंसर रहेगा यही. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम वैसे भी नहीं होता, पैसेज वैसे ही बहुत टाइम खा लेता है. तो यहाँ पे सेकंड ड्रॉप है और वहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप है, तो आंसर हमें मिल गया. आगे के हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था. इसे देखते हैं एक बार. सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का? इट एक्सप्लेन्स हाउ इन कमिंग फ्यूचर इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी एजुकेटिंग. क्या इंडियन यूनिवर्सिटीज एजुकेट करना चाह रही है ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज को? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं करना चाह रही है वहाँ पे. ठीक है, सेटअप वहाँ नहीं करना चाह रही है, ये नहीं है. इट डिस्कसेस हाउ रेडिकल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया. हाँ, ऐसा था ना कि रेडिकल रिफॉर्म्स हो इंडिया में, कैन ओपन द डोर ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज. ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज बोल रही थी ना कि हम इनके साथ में अच्छे से मर्ज करेंगे, सेटअप करेंगे, है ना. तो ये कुछ लग रहा है मुझे. बाकी दो और पढ़ लेते हैं. इट प्रोवाइड्स आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू द कांस्टेंट प्रॉब्लम. नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं हुए थे इससे रिलेटेड, तो ये नहीं हो सकता आंसर. द गिवन पैसेज हाईलाइट्स फ्यू ऑफ एम्बिशियस प्लान्स. यहाँ पे दिया है फ्यू. एम्बिशियस प्लान्स तो हैं, पर फ्यू जो वर्ड है वो हो गया नेगेटिव. ठीक है, ए फ्यू होता तो हम मान लेते कि आंसर सही है. सो आंसर क्या है हमारा? बी वाला.
ना ए है, ना सी है, ना डी है, बी सबसे जो हम कहेंगे सही जो आंसर है ना, वो मुझे बी ही लग रहा है, तो बी हमारा आंसर रहेगा। तो ये थे 15 क्वेश्चंस ग्रामर के, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के। ओके, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट 3 के साथ में, ठीक है। जो पार्ट 3 रहेगा वो हम करेंगे आगे DSSB में या फिर किसी भी एग्जाम से, हर एग्जाम में ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन, सबके लिए सही रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ नाइस डे।